हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। यह प्रैक्टिस सेट जैसे समाप्त होगा उसके बाद दृष्टि IAS या फिर ध्येय IAS के प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, हजारी, जुमलादार या फिर नायक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का जो अधिकारी होता था उसे हवलदार कहा जाता था। शिवाजी की सेना में इसकी जो शाही घुड़सवार सेना थी उसको बारगीर कहा जाता था और इन्हें राजा की ओर से शस्त्र दिए जाते थे, जबकि जो सीलेदार थे वह घुड़सवार होते थे और यह अपने घोड़े एवं शस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करते थे। पागा जो था घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। ठीक है, जो 25 घुड़सवारों के ऊपर का एक हवलदार, 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार होता था। ठीक है, 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार होता था, 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार, 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था और 5 एक हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। ठीक है, ये सभी अधिकारी थे जो शिवाजी के शासनकाल में या शिवाजी के जो सैन्य विभाग था या सैन्य जो घुड़सवार सेना थी या फिर सेना थी उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ठीक है, अन्य की अगर हम बात करें, देखिए 9 सैनिकों का प्रमुख जो था उसे नायक कहा जाता था। 10 नायकों पर एक हवलदार होता था, 2 हवलदार पर एक जुमलादार, 10 जुमलादार पर एक हजारी, 7 हजारी पर 7 हजारी होता था। ठीक है, ये सभी जो है शिवाजी के शासनकाल के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्याद की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्ता माल्याद की रचना तेलुगु भाषा में की गई थी। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे और वह एक महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु और संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता भी थे। उनके द्वारा बहुत सी किताबों या पुस्तकों की रचना की गई थी। अमुक्ता माल्याद की रचना उन्होंने तेलुगु भाषा में की थी। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि भी रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है कृष्णदेव राय को। और 8 जो तेलुगु कवि हैं जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था वो भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में इनके दरबार में रहते थे। इनके द्वारा जो अमुक्ता माल्याद की रचना की गई थी वह तेलुगु भाषा में की गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। प्रतिहार, यह जो है प्रतिहार राजवंश की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे था? वर्तमान में प्रतिहार राजवंश की स्थापना की गई थी कन्नौज में और इसका जो संस्थापक है वह नागभट्ट प्रथम था। चोल राजवंश की स्थापना तंजौर में की गई थी और इसका संस्थापक विजयालय था। परमार राजवंश की स्थापना की गई थी धारा में और इसके जो संस्थापक थे वह उपेंद्र या कृष्णराज थे। चालुक्य या सोलंकी वंश की जो स्थापना है वह अनहिलवाड़ में की गई थी और इसका संस्थापक जो है वह मूलराज प्रथम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख, मास्की लेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पश्चिम में अधिकार था इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं मिलता है, बल्कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त जो वैश्य था, पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण कराने के लिए आज्ञा दी थी। तो साथियों इसका सही आंसर डी नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था उसमें किनके द्वारा मरम्मत कराई गई थी या उसके निर्माण में किन लोगों ने, किन शासकों ने योगदान दिया था, इसका संपूर्ण विवरण जो मिलता है
वह रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, और अशोक जिसके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी, और रुद्रदमन द्वारा भी इसका मरम्मत कराया गया था स्वयं के खर्चों से। ठीक है, तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन सब शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन गलत दिया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध जो संवाद है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में या कैनोपनिषद में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कठोपनिषद में ब्रह्मा, नचिकेता और यम इनके बीच में जो संवाद का वर्णन है वह कठोपनिषद में मिलता है। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, और इसमें अगर हम बात करें कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें अगर हम बात करें सत्यमेव जयते, इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। और इसी उपनिषद से अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 जो आर्य सत्य हैं, महावीर के जियो और जीने दो का सिद्धांत, यह सब भी जो है इसी से लिया गया है। कैनोपनिषद यह सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। कैनोपनिषद जो है यह उपनिषदों में सबसे छोटा है और इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। कठोपनिषद, इसमें सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, वह कौन था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या फिर विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना और उसका आरक्षण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का जो आरक्षण किया गया था, इसी के परिणाम स्वरूप आगे चल करके भारत जो है 2 भागों में बट गया, हिंदू एवं मुस्लिम राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में बट गया था। 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और जिसमें यह प्रावधान था कि मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते हैं। यही जो है आगे चल करके भारत के विखंडन या भारत के जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इसको प्रमोट करता है, जो अंततः भारत का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1909 ईस्वी का जो मार्ले मिंटो सुधार है इसे ही जो है इसका कारण माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने क्या निर्देश दिया था? सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने का, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र ना दें, लेकिन अपने देश की जनता के प्रति अपनी वफादारी को सिद्ध करें। सैनिक जो है वह भी अपना पद ना छोड़े, लेकिन जो भारतीय हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके भाई लोग हैं, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दें, और जो राजा हैं वह अपनी प्रजा की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। यह निर्देश दिया गया था गांधी जी द्वारा, इसका आह्वान किया गया था। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा जो है इसका सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? 1923 में जिस पार्टी का गठन किया गया था उसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या फिर इंडियन नेशनल पार्टी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस के अंदर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और यह मुख्यतः जो है जो प्रांतीय चुनाव था उसमें भाग लेना चाहते थे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन विधानमंडल, इसमें यह था कि इस अधिवेशन 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
इस जो गया में हुआ था, ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस से संबंधित प्रस्ताव रखा गया और तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को विधानमंडलों तक ले जाया जाए और सरकार का निरंतर विरोध किया जाए और जब तक 1919 अधिनियम प्रासंगिक न हो जाए। लेकिन कांग्रेस दूसरे खेमे, जो कांग्रेस का एक दूसरा खेमा था, दूसरा दल था, उसने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। इसका विरोध किया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 वोट पड़े थे और इसके विपक्ष में 1784 वोट मत पड़े थे। इसी के परिणामस्वरूप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अपने पद से इस्तीफा दे दिए और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नई पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया और इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कि जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो चित्तरंजन दास थे, वह इसके अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। और इसके अन्य सहयोगियों में कौन कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे, M.R. जायकर और आयंगर, ये सभी जो है इसके सदस्य या सहयोगी के रूप में शामिल हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन या संघ, इसे किसके द्वारा संगठित किया गया था, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। देखिए, वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित किया गया था मित्र मेला, और यही 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज संस्था में बदल गई थी और इस संस्था का महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों संघों में पहला स्थान था। अभिनव भारत जो संस्था थी, यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर गठित इसका किया गया था। मैजनी का जो तरुण इटली था, इसी के नमूने पर, या कह सकते हैं कि इसी के बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो है भारत में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देखिए, 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 के दूसरे सम्मेलन करने की घोषणा की गई। और यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो वह इसमें भाग नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि उसी समय इंडियन एसोसिएशन का जो 1885 में 1976 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, उसका दूसरा अधिवेशन जो है 1885 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, और उसमें भाग लिए थे, जिस कारण कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ले पाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है, मध्यमंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या फिर परिवर्तन या क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवर्तन या क्षोभ मंडल में। देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं 1000 या 1 किलोमीटर, वैसे तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षोभ मंडल में ही मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, जैसे वो सभी, जैसे बादल का गरजना, चमकना हो गया, ओला, कोहरा, ये सभी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है। इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। धूलकण, ये जलवाष्प, इन सभी का संकेंद्रण जो है क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मी सिद्धांत प्रस्तुत किया था जूली ने, होम्स ने, डेली ने या फिर कोबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्वतों की उत्पत्ति का जो रेडियोधर्मी सिद्धांत है वह जोली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही है। जोली ने रेडियोधर्मिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टी आर होम्स जो हैं, इन्होंने संवहन तरंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डेली द्वारा
खिसकते महाद्वीप के सिद्धांत का और कोवर ने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में पाए जाते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। आपको बताना है कौन से खनिज जो है बिहार में पाए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो और चार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह। लोहा जो है यह बिहार राज्य में पाया जाता है। बिहार झारखंड में लौह, कोयला और मैग्नीज के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, किंतु झारखंड का जब गठन हुआ उसके पश्चात बिहार का प्रमुख जो 95% खनिज थे वह सभी खनिज संपदा झारखंड में चले गए। और वर्तमान समय में बिहार में केवल कोयला कह रहे हैं, इसमें लोहे के निक्षेप या लोहा ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद जो है वो आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। कानपुर यह गंगा नदी के तट पे है। और आगरा जो है वह यमुना नदी के तट पे है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 1, 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है टोक्यो में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ बैंकॉक। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है, 1, 2, 2, 2 और 3, या फिर केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और एशिया प्रशांत आर्थिक क्षेत्र का मुख्यालय है सिंगापुर में। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। किस वर्ष को भारत के जनांकीय का विभाजन कहा जाता है? 1901, 1921, 1951 या 1971। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 को। 2001 में भारत की जो जनसंख्या है वह 102.87 करोड़ थी। 2011 तक यह बढ़कर के 121.05 करोड़ हो गई। और वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है। और वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। और 1911-21 के दशक में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वह नकारात्मक थी। इसी कारण जो है 1921 को जनांकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है शौच स्वच्छता, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, या फिर आंगनबाड़ी स्वच्छता। आपको बताना है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौच स्वच्छता। यह जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। जबकि तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता पर ध्यान देना, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, उसकी आपूर्ति करना, आंगनबाड़ी की स्वच्छता पर जोर देना, ये सभी जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के उद्देश्य हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह मंत्रालय भी याद रखिएगा, वो भी पूछ लेता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी या कौन सा नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? जो एमएसपी जारी किया जाता है कृषि उत्पादों पर, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा MSP का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। ऑप्शन बी जो है सही है। देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध सक्षमता उपागम से है। अमर्त्य सेन ने अपनी अर्थशास्त्र विवेचना के दौरान समाज के न्यूनतर व्यक्ति की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है उसे समझने, गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर ज़्यादा फोकस किया था। और उन्होंने समाज में आय वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक का भी विकास किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20,
वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच करों का विभाजन करना, राज्य पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना, यह इसका प्रमुख कार्य होता है। वित्त आयोग का जो प्रावधान है या जो इसके बारे में जो बात की गई वो अनुच्छेद आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसका जो मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है संविधान में यह बताया गया है संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, या राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा। आपको बताना है कि चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानूनों द्वारा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में संसदीय कानून द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है, संसदीय कानूनों द्वारा इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसे? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 65 वर्ष है और यह जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 124 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर ही महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या भारत का उपराष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह गृह मंत्री होता है। देखिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई में है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। और 1971 के अधिनियम के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय शिलोंग, इसका गठन किया गया था और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, युवकों को रोजगार देना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवकों को रोजगार देना। यह जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सिविल सेवा का गठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। सिविल संहिता इसका प्रावधान 44 में किया गया है। और लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, इसका प्रावधान भी जो है आपके अनुच्छेद 41 में किया गया। ठीक है, जबकि युवकों को रोजगार प्रदान करना यह जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसमें जो है रोजगार प्रदान करने की बात की गई है, स्त्रियों एवं पुरुषों को या फिर से जो देश नागरिकों को रोजगार मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन युवकों को रोजगार देना ऐसा एग्जैक्ट वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया। ऑप्शन ए सही है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, या फिर सूत्रकृमि से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फफूंद से। एथलीट फुट जो है कवक से होने वाली बीमारी है और यह टीनिया पेडियम नामक कवक से होता है। त्वचा का संक्रमण रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटे होने से संबंधित है। और कवक से होने वाले अन्य रोगों की अगर हम बात करें, दमा हो गया, खाज, गंजापन, ये सभी जो है आपके कवक या फिर फफूंद से होने वाले रोग हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या फिर पिट्यूटरी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG, TNP, TNA या फिर TNT? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TNG। TNG को नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाइनाइट्रोग्लिसरान, टाइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। और अल्फ्रेड नोबल द्वारा 1846 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल द्वारा इसकी खोज की गई थी। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अवरक्त किरणों द्वारा, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण या परावैंगनी किरण द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का मापन तापमान कितना होता है? 280, 290, 300 या फिर 310? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 310। देखिए, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में 310.15 केल्विन होता है, जो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और र्यूमर में कितना होता है? 29.6 र्यूमर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किसी भी पैमाने में पूछे याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हिंदी के लिए दूसरे चैनल पर विजिट करें, जहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस जो है प्रॉपर कराया जा रहा है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 6 सिलेबस हिंदी के हैं, 6 टॉपिक हैं, उससे जो रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।